वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, भाषा परीक्षण की एक दमदार क्लास में एक बार मैं आप सभी के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है आपका अनुभाग, आपका है अनुभाग 3, है ना, अनुभाग 3 है और निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश है कि 61 से लेकर के 68 तक के 80 तक के प्रश्न जो है इस अनुभाग में दिए गए 4 अनुच्छेद हैं और प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में 5 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्नों को पढ़िए। प्रत्येक प्रश्न के अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए, उनसे पूछे गए प्रश्नों के संगत उत्तर को लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं ABCD, इनका क्रम कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, आप सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अनुच्छेद 1 देख सकते हैं, यहाँ पर आप अनुच्छेद 1 देख सकते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया है, पहला ही अनुच्छेद आपका दिया गया है। ठीक है ना। लिखा है क्या, लिखा है शकुंतला की खोज में, है ना, शकुंतला की खोज में भटकते हुए, शकुंतला की खोज में भटकते हुए दुष्यंत, शकुंतला की खोज में भटकते हुए दुष्यंत, है ना, एक दिन दुष्यंत कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। एक दिन दुष्यंत कहाँ पहुंचते हैं? कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। और उसके बाद लिखा है जहाँ शकुंतला रहती थी उन्होंने बालक भरत को शेर के बच्चों के साथ, किसके बच्चों के साथ? शेर के बच्चों के साथ, शेर के बच्चों के साथ क्या खेलते हुए देखा। दुष्यंत भरत का परिचय जानकर उसे गले से लगा लिया। दुष्यंत ने उसे जो है भरत का परिचय जानकर कि भरत उन्हीं के बेटे थे, ये जानकर दुष्यंत और शकुंतला दोनों पति पत्नी थे, किसी कारणवश वो उन्हें भूल गए थे ऋषि के श्राप के द्वारा। तो अब क्या है, शकुंतला के पास गए, अपने पुत्र एवं पत्नी को लेकर वह हस्तिनापुर लौट आए। हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा दीक्षा हुई। दुष्यंत के बाद भरत राजा हुए, जिनके नाम पर आज हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। इस चीज़ को भी आप लोग जानते रहिए, जिसके नाम पर आज हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, ये भी जो है जानते रहिए। उन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार संपूर्ण आर्यावर्त यानी उत्तरी और मध्य भारत में कर लिया। अश्वमेध यज्ञ, उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपाधि भी प्राप्त कर ली अश्वमेध यज्ञ करके। पहले के लोग चक्रवर्ती राजा की उपाधि प्राप्त करते थे। कारण क्या था? अश्वमेध यज्ञ जो होता था, जो अश्वमेध यज्ञ होता था, जो अश्वमेध यज्ञ होता था, अश्वमेध जो यज्ञ होता था उसका रीजन ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति, यदि उसमें कोई भी व्यक्ति अगर राजा का घोड़ा रोक देता था तो उससे उसकी लड़ाई होती थी, और यदि राजा हार जाता था तो फिर वह घोड़ा वापस उसका हो जाता था और वह वापस चला जाता था, तब उसे चक्रवर्ती राजा की उपाधि नहीं मिलती थी। राजा चैलेंज करता था कि पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में उसका शासन है और सब लोग उसको अपने से सुपीरियर मानते हैं। तो यही कह रहा है कि चक्रवर्ती राजा भरत सुदृढ़ न्याय व्यवस्था, सामाजिक एकता, सद्भावना स्थापित की। उन्होंने सुविधा के लिए अपने शासन को विभिन्न भागों में बांटकर प्रशासन में नियंत्रण स्थापित किया। भारत की शासन प्रणाली, उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई। सिंहों के साथ खेलने वाले इसी भारत के नाम पर हमारे देश का नाम सिंहों के साथ खेलने वाले इसी भारत
भरत के नाम पर, सिंहों के साथ खेलने वाले इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद जो है अगला हम देख लेते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए आपका प्रश्न आ गया, लिखा है शकुंतला किसके आश्रम में रहती थी? शकुंतला शकुंतला किसके आश्रम में रहती थी? किसके आश्रम में रहती थी? क्या ऋषि कण्व के आश्रम में, ऋषि भारद्वाज के आश्रम में, ऋषि कल्प के कश्यप के आश्रम में, कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में? किसके आश्रम में रहती थी? कि कश्यप ऋषि की कि वाल्मीकि के आश्रम में रहती थी? तो याद रखिए अभी आपने यहाँ पे पीछे पढ़ा है, क्या पढ़ा है आप देख सकते हैं, किसके? ऋषि कश्यप। कहाँ है? ऋषि कश्यप। ये देखिए आपका यहाँ पर दुष्यंत ऋषि कश्यप। हो गया ना। ये ऋषि कश्यप है ना। ऋषि कश्यप जो यहाँ देख सकते हैं ऋषि कश्यप लिखा हुआ है। ऋषि कश्यप के आश्रम में जो है वो रहते थे और वो पहुँच गए। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यानी पहला विकल्प आपका पहला, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है, अगला है कि दुष्यंत ने भरत को किसके साथ खेलते हुए देखा? किसके साथ खेलते हुए देखा? शेर के साथ खेलते हुए देखा, कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ, भालू के साथ? तो पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, उन्होंने कुत्ते के साथ उसको खेलते हुए देख लिया था। दुष्यंत, फिर लिखा है दुष्यंत किस नगर में रहते थे? दुष्यंत किस नगर में रहते थे? तो दुष्यंत किस नगर में रहते थे, ये आपका प्रश्न है। तो आप जान सकते हैं इंद्रप्रस्थ में नहीं रहते थे, अवध में नहीं रहते थे, कौशल में नहीं रहते थे, हस्तिनापुर में वो रहते थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, पहले इसको ऑन कर लें। लिखा है कि हमारे देश का नामकरण किसके नाम पर हुआ? भैया किसके नाम पर हुआ? शत्रुघ्न के नाम पर नहीं हुआ, भरत के नाम पर, दुष्यंत के नाम पर नहीं हुआ, भारती के नाम पर नहीं हुआ, है ना। भरत, राजा भरत, और वो भी भरत राजा दशरथ की बेटी भरत नहीं, राजा भरत वो भरत जो शांतनु के पुत्र थे, है ना। अब यहाँ पे लिखा है चक्रवर्ती का अर्थ होता है चक्रों के समान। भैया चक्रों और वक्रों के समान नहीं होता है, चक्रों के समान चक्रों का निर्माण करने वाला, जिसका राज्य चारों दिशाओं में फैला हो, जिसका राज्य पूरे संसार में फैला हो, जो चक्र चलाता हो नहीं, जिसका राज्य चारों दिशाओं में, है ना, फैला हो, या जिसका राज्य पूरे संसार में फैला हो। तो ये आपका चारों दिशाओं में का मतलब ये नहीं है। तो मे बी ऑप्शन नंबर 65, बिल्कुल, जिसका राज्य चारों दिशाओं में फैला हो, जिसका राज्य आपका क्या हो जाएगा, चारों दिशाओं में जिसका फैला हो, वही चक्रवर्ती राजा होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद अगला है, अगला आप देख लीजिए। लिखा है कि मंगल पांडे की क्रांति से संबंधित इस आह्वान को सुनते ही अंग्रेज सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने लेफ्टिनेंट एंड्रयू बॉग को बुलाने का आदेश दिया। ठीक है ना। और उसके बाद करा लेफ्टिनेंट बॉग घोड़े पर सवार होकर घटनास्थल पर पहुंच गया। मंगल पांडे ने बाग पर गोली चला दी। पांडे की गोली से बाग बच गया,
किंतु उसका घोड़ा घायल हो गया। उसका घोड़ा घायल हो गया। घोड़े के घायल होने से लेफ्टिनेंट बाग जमीन पर गिर गया, किंतु पल भर में ही एड्यूजेंट बाग तलवार निकालकर खड़ा हो गया। इसी समय बाग की सहायता करने के लिए सर्जेंट ह्यूसन भी वहां पर पहुंच गया। मंगल पांडे ने भी अपनी तलवार निकाली, दोनों में घमासान युद्ध होने लगा, है ना। अंत में मंगल पांडे की तलवार लेफ्टिनेंट, है ना, अंत में मंगल पांडे की तलवार लेफ्टिनेंट एडज्यू बाग धराशायी हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि अंग्रेज़ों से बचना मुश्किल है। तब उन्होंने अंग्रेज़ों को कैदी बनने के बजाय स्वयं को गोली मारना बेहतर समझा। अपनी छाती में गोली चला दी, लेकिन वो बच गए। उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। मंगल पांडे पर सैनिक अदालत में मुकदमा चला। अंततः 8 अप्रैल 1857 में अंग्रेज़ों ने पूरी रेजिमेंट के सामने मंगल पांडे को फांसी दे दी। ठीक है ना। तो ये हुआ था मंगल पांडे के साथ। तो अब चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को जान लेते हैं। लिखा है, पहला प्रश्न है कि मंगल पांडे की गोली से कौन घायल हुआ? सार्जेंट मेजर, लेफ्टिनेंट, सार्जेंट मेजर नहीं, लेफ्टिनेंट बाग नहीं, लेफ्टिनेंट बाग की घोड़ा, है ना, घोड़ा उसका जो है आपका वो हुआ था। तो अब इसके बाद अगला प्रश्न है, मंगल पांडे की तलवार, है ना, कौन धराशायी हुआ था? तो सार्जेंट मेजर ह्यूसन, लेफ्टिनेंट एड्यूजेंट बाग, कर्नल नील सैंडरसन, सार्जेंट मेजर ह्यूसन, लेफ्टिनेंट बाग जो है, एड्यूजेंट बाग जो था वो जो है उनकी तलवार से धराशायी हो गया था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे हल्का सा। लिखा है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1957, 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 57, 8 अप्रैल 1957। तो इसके लिए आप पहले स्टेटमेंट पर चले जाइए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8 अप्रैल 1857 को पूरी अंग्रेजी रेजिमेंट के साथ सामने 1857, है ना। तो आपका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, आपका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए गलत है और बी भी गलत है, आपका बी गलत है। 18 अप्रैल 1857 यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। 8 अप्रैल नहीं है, 18 अप्रैल है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न लिखा है, निम्न में तलवार का पर्यायवाची क्या होता है? करवाल, धूती शस्त्र, धूती शस्त्र, खर। करवाल शब्द जो होता है, करवाल शब्द जो होता है तलवार का पर्यायवाची होता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, मूर्छित होने पर, मूर्छित होने पर होने का अर्थ है, मूर्छित होने का अर्थ है मर जाना नहीं, उठकर खड़े हो जाना नहीं, बेहोश हो जाना, लेट जाना नहीं, बेहोश हो जाना आपका ऑप्शन हो जाएगा 70 विल बी योर आंसर। 70 का बी विल बी योर आंसर। ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको जूम फील्ड कर लेंगे। अब यहाँ से आप देखिए, अनुच्छेद 3 आपके सामने है। अनुच्छेद 3 आपका यहाँ पर आ गया है। देखिए लिखा, राष्ट्रीय ध्वज की स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। प्रत्येक
राष्ट्र, एक राष्ट्रीय ध्वज होता है प्रत्येक राष्ट्र का। स्वतंत्रता भारत, है ना, स्वतंत्र, थोड़ा सा इसको जूम ये कर लें क्योंकि पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। स्वतंत्र भारत राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है स्वतंत्र भारत का, और भारत का राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है जिसमें 3 रंग हैं। सबसे ऊपर रंग केसरिया है, केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई का, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई का। तो इसी तरह से आपका रंग केसरिया सबसे ऊपर है। तो उसकी बात कर रहा है जो साहस वीरता का प्रतीक है, मध्य में सफ़ेद रंग है जो शांति और सत्यता का प्रतीक है, नीचे की ओर हरा रंग है जो समृद्धि और विकास का प्रतीक है, ध्वज के बीच में 24 तीलियां एक चक्र है। इस सारनाथ स्थित अशोक सम्राट के राज चिन्ह से लिया गया है। यह चक्र निरंतर गतिशीलता की प्रेरणा देता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे और उसकी प्रेरणा प्राप्त करता रहे। तो चलिए इसके बाद हम इससे संबंधित प्रश्नों को जान लेते हैं। राष्ट्रीय, यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम फील्ड कर लेंगे। लिखा है, प्रश्न है आपका, प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र को कहाँ से लिया गया है? अशोक के राज चिन्ह से, सारनाथ की गुफा से, राष्ट्रपति भवन से, और जो है राष्ट्रपति भवन से नहीं लिया गया है, लौह स्तंभ से नहीं लिया गया है। अशोक के राज चिन्ह जो है, अशोक का जो राज चिन्ह है उससे लिया गया है। अशोक के राज चिन्ह से आपका जो है राष्ट्रीय ध्वज का चक्र लिया गया है। और उसके बाद है लिखा है 72वां प्रश्न जो है, 72वां प्रश्न आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 13 नहीं है, 21 नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 तीलियां हैं जो 24 घंटे एक्टिव होकर के निरंतर हमको जो है कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। तिहत्तरवां प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है स्वतंत्रता का प्रतीक क्या माना गया है, माना जाता है? राष्ट्रीय गान को माना जाता है, स्वतंत्रता को माना जाता है, राष्ट्रीय पक्षी को नहीं, राष्ट्रीय गीत, है ना, राष्ट्रीय पक्षी स्वतंत्रता का प्रतीक, है ना, स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना जाता है? सॉरी, यहाँ पे स्वतंत्रता यानी ऑप्शन नंबर आपका सी ही आपका सही हो जाएगा। स्वतंत्रता को ही स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं माना जाता। स्वतंत्रता को ही, यानी जो अगर हम फ्रीडम हमको मिल गई है वही स्वतंत्रता का प्रतीक है। वैसे यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह को ही स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, ये होना चाहिए। यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका राष्ट्रीय जो है चिन्ह होना चाहिए था, राष्ट्रीय चिन्ह होना चाहिए था, है ना। चलिए ठीक है, इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसके बाद। देखिए प्रश्न क्या है, लिखा है राष्ट्रीय, है ना, ध्वज में सुख समृद्धि कौन दर्शाता है? सफ़ेद रंग, लाल रंग, सफ़ेद रंग, लाल रंग, केसरिया रंग। देखिए प्रश्न बहुत ही दमदार प्रश्न है। अभी हम इसके संबंधित गीत को भी बता सकते हैं आपको। देखिए राष्ट्रीय जो ध्वज है, जो राष्ट्रीय जो ध्वज है उसमें सुख समृद्धि बताने वाला, सुख समृद्धि ये सब बताने वाला कौन सा रंग है? सादा है सच्चाई का, केसरिया बल भरने वाला, लाल रंग नहीं है भैया, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई का, है ना, ग्रीन फॉर वेल्थ, है ना, वाइट फॉर पीस, एंड रेड
सैफरॉन फॉर सेक्रीफाइस होता है। केसरिया का मतलब होता है सैफरॉन, रेड नहीं होता है, रेड नहीं ही होता है, रंग होता ही नहीं है ना। केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई का, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। साहस का विलोम क्या है, जरा इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो देखेंगे आपका साहस का विलोम क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए साहस शब्द का विलोम क्या है, साहस का विलोम क्या है। कायरता, वीरता, धैर्य। वीरता तो साहस का समानार्थी है, धैर्य भी लगभग समानार्थी है, और असाहस गलत है। कायरता इसका जो है विलोम है, कायरता इसका विलोम है। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आखिरी जो अनुच्छेद है इसको देख लेते हैं। लिखा है अगला अनुच्छेद ये है, देख लीजिए इसको। अगला अनुच्छेद है, लिखा है कि लगभग 700 वर्ष पहले 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ। उन्हें तूती ए हिंद के नाम, याद रखना तूती ए हिंद, उनका नाम तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता, तूती ए हिंद है ना, जाना जाता था। कि बताया जाता है कि दूध के दांत गिरने से पहले वे कविता लिखने लगे थे। जब वे बड़े हुए तो मोहम्मद तुगलक के प्रिय दरबारी कवि बने। वे कुल मिलाकर 7 बादशाहों के दरबार में रहे। उन्होंने फारसी, हिंदी, उर्दू में रचनाएं की। खुसरो की हिंदी भाषा का नामकरण करने का, खुसरो ने ही हिंदी भाषा का नामकरण किया, जो मिला जुला करके उर्दू, अरबी इन सभी भाषाओं से मिलकर बनी है। खुसरो संगीत के भी विद्वान थे। उन्होंने तबला, सितार का आविष्कार किया। खुसरो की लिखी पहेलियाँ बड़ी ही सुंदर और लोकप्रिय थीं, है ना। वो पहेलियाँ जो रिडल्स आज हम पढ़ते हैं, वो खुसरो ने खालिक बारी नाम की एक पर्यायवाची कोश भी तैयार किया। पर्यायवाची जैसे उर्दू शब्दों का हिंदी शब्दों में, फारसी शब्दों में क्या कहा जाएगा, उन शब्दों को उन्होंने जो है एक शब्दकोश तैयार किया, जिसमें तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी तथा वाक्यों का पर्याय दिए हुए थे। खुसरो वास्तव में एक महाकवि थे। अब आगे चलते हैं। खुसरो को वास्तव में एक महाकवि जो है खुसरो को कहा गया। खुसरो को वास्तव में एक महाकवि थे, ये कहा गया। ठीक है ना। अब इतना हो गया, तो इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। अगला हम देख लेते हैं इसके बाद। ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम फील्ड कर लेंगे। लिखा है पहला प्रश्न है 76 का। खुसरो को किस नाम से जाना जाता? खुसरो को किस नाम से जाना था? अमीर खुसरो जाना जाता था, है ना। समा ए हिंद के नाम से जाना जाता था। शायरे हिंद के नाम से जाना जाता था। प्यारे बच्चों, उनको जाना जाता था, बी ऑप्शन सही है, तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता था। तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता था। फिर अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर 17वां प्रश्न है 77, 77वां। खुसरो किसके प्रिय दरबारी कवि बन गए? तो पहला ही विकल्प है मोहम्मद तुगलक की, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उसके प्रिय दरबारी कवि बन गए। ठीक है ना। और विकल्प, जब हमारा विकल्प आ गया तो हम और पे ध्यान नहीं देंगे। फिर उसके बाद हम अगला देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको भी जूम फील्ड कर देंगे। लिखा है कि अमीर खुसरो किस भाषा के नामकरण करने का श्रेय प्राप्त है? फारसी भाषा के, उर्दू भाषा के? नहीं बेटे, उन्हें हिंदी भाषा का, जैसे जो पैराग्राफ है
उसके अकॉर्डिंग उनको हिंदी भाषा का नामकरण करने का श्रेय प्राप्त है। इसके बाद अगला है, अगला पैराग्राफ आप देख लीजिए, 69वां जो है, लिखा है कि किस निम्न में से लोकप्रिय का उचित विलोम है। लोकहित गलत, अलोकप्रिय, अलोकप्रिय, अनुपम, विलक्षण, है ना। अनुपम विलक्षण, देखो अनुपम और विलक्षण शब्द भी अलग आ रहा है, इसलिए अलोकप्रिय, अलोकप्रिय शब्द सही हो जाएगा। अब इसके बाद है अगला जो लास्ट प्रश्न है आज की एक्सरसाइज का, आपका आखिरी प्रश्न है, उसको जरा देख लेते हैं। लिखा है 80 प्रश्न है। अस्सीवां प्रश्न है आपका कि उपर्युक्त में अनुच्छेद में का उचित शीर्षक है। उचित शीर्षक क्या है? अमीर खुसरो, तूतीये हिंद, खुसरो की रचनाएं, दरबारी कमी। तो अगर हम उचित शीर्षक के बारे में बात करें तो उचित शीर्षक जो है इस प्रश्न का अमीर खुसरो के बारे में ही सारी कुछ बातें की गई हैं, इसलिए ये विकल्प सही हो जाएगा। बाकी विकल्पों के साथ हम नहीं जाएंगे। आज की कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भर भर के कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, है ना। इसी तरह हर दिन आपको दमदार कक्षाएं देते रहेंगी। कुछ कमियां थी जो पूरी हो चुकी हैं, और भी बेहतर आपको रिस्पांस देते रहेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो बेटे।